लेफ्ट पहला सा मैं दिख नहीं रहा हूँ। केतन जी शुरू कर लीजिए। यस सर। सनी जी मैं देख रहा हूँ ना, ऑडिबल हो गए? हाँ जी। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शक सकारात्मकता का दूसरा रूप, और जिन्हें मैं सिर्फ नागपुर का ही नहीं तो देश में, पूरे देश में इनोवेशन का आराध्य के रूप में मानता हूं, ऐसे सम्माननीय नितिन जी आज हमारे साथ में हैं। नितिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हमारे इस पॉडकास्ट में। नितिन जी आज हमारे साथ में हमारे जो ऑफिस बियरर्स है, मैं बहुत ही संक्षिप्त में उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगा। Dr. Ashish Sasankar, he's the president of ICTRD Nagpur. Dr. Rajesh Gadewar, he's a coordinator of ICTRD Maharashtra. Dr. Advocate Ashish Tarwani, secretary of ICTRD Nagpur. Some of our innovators who are closely associated with ICTRD in every activities. Dr. Yogesh Bonde, coordinator of a newly formed health and innovation wing of ICTRD. Shri Harish Adtiya, he is known for his popular successful product that is Pugmark. He is coordinating startups at ICTRD. Shri Kshitij Ji Ingle, he's from Crowdera, the crowdfunding platform, who already raised a fund of rupees 1 crore through his platform during this pandemic. He's coordinating innovations in ICTRD. Shri परिमल भाकरे कोऑर्डिनेटिंग आवर स्टूडेंट्स विंग, आईसीटीआरडी स्टूडेंट्स विंग। सर आपको अगर याद होगा नितिन जी, 2018 में नागपुर स्टार्टअप फेस्ट कवि शुद्ध सभागृह में पहला नागपुर स्टार्टअप फेस्ट हुआ था, उसमें आप भी आए थे। करीब करीब 5,000 से ज्यादा बच्चे वहां मौजूद थे। सभागृह में 2,000 लोगों की बैठने की क्षमता थी, और करीब करीब 3,000 लोग बाहर मौजूद थे। उन 5,000 लोगों में ये परिमल जो है वो वाईसीसी का स्टूडेंट के रूप में एक सहभागी के रूप में सिर्फ आया था, लेकिन आज इन 2 सालों में वो इतना अच्छे से हमारे साथ काम कर रहा है, और कि अभी जो लेबर का माइग्रेशन जो शुरू है, उसके लिए डेटा माइनिंग जो है, सारे शासकीय अधिकारियों के साथ मिलकर ये डेटा माइनिंग काम पे काम कर रहा है। हमारे साथ निकेत मोहितकर है, मीडिया हेड ऑफ आईसीटीआरडी। ICTRD's team is a real beauty, sir. Many people from industry and different domain act like consultant with us. Dr. Vivek Kapoor, principal, Raisuni Academy, is with us. Sumit Pathak from Persistent System, Priyesh Jiskar, he's IIT Bombay alumni and social media analyst. Shri Swapnil Safle from Amdocs Pune, Dr. Yogita Kasure, Shri Sumit Mishra, Amit Kotkar, Piyush Dhakate, Anup Singh, Purushottam Bawankure, he's having own a skill development institute. Dilip Singh, he from Abu Dhabi, Padma Shri Talwekar, Dr. Dilip Sadhankar, and Arpit Yadav, research scientist of AI. So many people joined us today, Nitinji, and literally from every field. Also, thousands of members from our ecosystem is watching us live today just to hear you, sir. सर आप लोग खूब खूब स्वागत। नितिन जी, आईसीटीआरडी ने अब तक इनोवेशन और स्टार्टअप से जुड़ी कई योजनाओं पर काम किया है। 2018 में आपके मार्गदर्शन में और उपस्थिति में पहली बार हम नागपुर में नागपुर स्टार्टअप फेस्ट ले पाए, जहां देश भर से आए इनोवेटर्स ने अपने स्टार्टअप्स को प्रेजेंट किया, पीच किया। नागपुर के हजारों विद्यार्थी और उद्यमियों में ने भी उन्हें देखा, समझा, सीखा, और खुद को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरणा और प्रशिक्षण यहाँ से लेके गए। 2019 में भी नागपुर महानगर पालिका की मदद से पहले से भी बड़े पैमाने पे हमने दूसरे स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन वहाँ किया था, जहाँ पे 25,000 से ऊपर के पार्टिसिपेंट्स वहाँ उद्यमशीलता के बारे में जानने आए थे, और आप भी वहाँ मौजूद थे। नितिन जी, मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो आपकी एक बात हमेशा कोट करता हूँ, नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। और आपका यही संदेश लेके पिछले 2 सालों से नागपुर स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। सिर्फ यह कार्यक्रम ही नहीं नितिन जी, करीब करीब पूरे साल ही स्टार्टअप के लिए हम अलग अलग सेवाएं जो है वो बच्चों को और नए उद्यमियों को देते रहते हैं।
सर फिलहाल कोरोना की वजह से संपूर्ण देश का मार्केट एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जहां एक तरफ एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस भी अभी थोड़ा अगर आप देख रहे हैं नकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने का सपना देखने वाले जो स्टार्टअप्स है उनकी हालत क्या होगी इसका हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ स्टार्टअप की हालत तो नाजुक है, पर दूसरी तरफ इनोवेटर्स के लिए एक नया अवसर भी यहाँ दिख रहा है। पीपीई किट से लेके डिसइंफेक्टेंट टनल तक और ऐसे बहुत सारे उपकरणों की जरूरत आज पड़ रही है। ये सारे फिलहाल छोटी कंपनियां या इनोवेटर्स के माध्यम से ही मार्केट में आए हुए हैं। अब होता यह है सर कि इस ऐसे वक्त इनोवेशन और स्टार्टअप के द्वारा ऐसे उपकरण बनाए तो जाते हैं, लेकिन सही बैकअप ना होने की वजह से बाद में बड़ी कंपनियां यही उपकरण जो है वो रिप्लिकेट करके मार्केट में लाते हैं और स्टार्टअप वही के वही रह जाते हैं। सर प्रश्नोत्तर का जो सेशन है वो शुरू करने से पहले स्टार्टअप के विषय में आपकी एक विस्तृत टिप्पणी चाहूंगा। आपकी अपेक्षा से स्टार्टअप का अगला कदम क्या होना चाहिए और हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें सरकार से क्या मदद मिल सकती है? नितिन जी, माननीय नितिन जी गडकरी, आपसे विनंती है सर कि आप कुछ कहें। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं भी दूंगा। वैसे कोरोना की लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं और अभी मई एंड तक लॉकडाउन बढ़ा है। हम लोग सब लोग राह देख रहे हैं कि जो कोरोना के लिए जो वैक्सीन है वो जल्द से जल्द वो कब तक हमको मिलेगा? अगर वो मिल जाएगा तो स्वाभाविक रूप से हमें सबको एक प्रोटेक्शन कवच मिल जाएगा। ये बात जरूर है कि आज के स्थिति में we need to understand our लिविंग विथ कोरोना वायरस, अब ये स्थिति ऐसी है कि इसका दूसरा कोई तो उपाय नहीं है, पर स्वाभाविक रूप से इसका इम्पैक्ट जो है हमारे इकोनॉमी पर हुआ है। विशेष रूप से हमारी एमएसएमई हो, इंडस्ट्री हो, लेबर हो, कॉमन पर्सन्स हो, सभी जगह सिस्टम पैरालाइज हुई है और इसमें ये जो इकोनॉमी का एक संकट भी हमारे सामने है। पर संकट जब कोई भी आता है तो उसको डर के, निराश होकर, फ्रस्ट्रेशन और निराशा में जाने से फ़ायदा तो कुछ होता नहीं, संकट की जीत होती है। पर हम अगर उससे लड़ेंगे तो हमारी संभावना ये है कि हमारी जीत होने की संभावना है। तो पॉजिटिविटी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी 8 करोड़ लोगों तक इस माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनके पास पहुंच चुका हूं और जब कार्यक्रम होते हैं तो बड़े से लेकर छोटे तक फ्रस्ट्रेशन, निराशा, नेगेटिविटी छाई हुई है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम होंगे कामयाब, ये जैसे गीत था, या कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, या अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता थी, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तो ये एक टीम वर्क का परिचय समाज को और देश को देना पड़ेगा। हमको खुद को संभाल कर जितने लोगों की हम मदद कर सकते मदद करनी होगी, जिनका हम काउंसलिंग कर सकते काउंसलिंग करने की कोशिश करनी होगी और धीरे धीरे हमको इन सब समस्याओं से निपटने के लिए कोरोना के साथ हमारे रोज़मर्रा के जीवन को हमको नियमित करना पड़ेगा। आज काफ़ी ऑफिसेस है, दुकान वगैरह शुरू हुए हैं, पर अब कहीं भी आपको कोरोना के कारण जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि मास्क लगा के जाना, घर के बाहर निकलेंगे तो घर में, ऑफिस में जाते आते समय सैनिटाइज़र से हाथ धोना और 1 मीटर का सोशल डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन्स मेंटेन करना, उससे ज़्यादा। तो स्वाभाविक रूप से ये करते हुए हमको काम करना होगा। हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारी रेलवे, कहीं भी हमको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जल्दी हमारे साइंटिस्ट यशस्वी होंगे, वैक्सीन मिल जाएगा और एक बार अगर वैक्सीन ले लिया तो फिर हमें कोई डर नहीं रहेगा। पर चिंता केवल हमारे लिए नहीं है, पूरे विश्व की चिंता है। विश्व में सब जगह यही समस्या है और काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके,
सभी देशों की स्थिति बहुत ही भयंकर है। उस तुलना में हमने काफ़ी अपने को बचाने में सफल हुए हैं, फिर भी परिस्थितियाँ काफ़ी कठिन हैं और इसलिए कोरोना की लड़ाई भी हम जीतेंगे और आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे। ये हम सबको आत्मविश्वास, पॉजिटिविटी लोगों में तैयार करने में आप जैसे ओपिनियन मेकर्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, जो साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, जो समाज और देश की समस्याओं को समझते हैं, ऐसे लोगों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक मुझे लगता है कि इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। जैसे अभी मैं अपने लेवल पे आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ सैनिटाइज़र 1200 रुपये लीटर बेचने लगा, तो मैंने सभी शुगर फैक्ट्री को कहा कि आप एक काम करिए कि सैनिटाइज़र बनाइए। स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि इनको लाइसेंस दीजिए, और आपको आश्चर्य होगा इतना सैनिटाइज़र तैयार हुआ कि अब 160 रुपये लीटर भाव आया। तो निश्चित रूप से अगर हम चाहते तो प्रॉब्लम ढूंढ सकते, सॉल्व कर सकते हैं। अभी पीपीए किट नहीं थी, तो पीपीई किट नहीं थी तो हमारे यहाँ एमएसएमई का एक टेक्सटाइल क्लस्टर है जहाँ इंग्लैंड पीटर का ब्रांड का शर्ट भी तैयार करते हो। तो मैंने उनको बुलाया और हमारे उपसंचालक पार्लेवर जी और डॉक्टर विकास महात्मे आए थे, तो उनको कहा हम एक से डोनेशन लेते हैं 1 करोड़ रुपए CSR में, और हमारे सफाई कामगार, हमारी पैरामेडिकल फोर्सेस, डॉक्टर्स, इनके पास पीपीई किट नहीं है, हम डोनेशन में सबको देंगे। और आपका आश्चर्य होगा कि हमने ये करके ये बनाई वहाँ, वो अभी किट अप्रूव्ड बाय ऑल एजेंसी हो गई और अभी वो इतने अच्छे प्रमाण में बना रहे हैं कि देश में वो सप्लाई कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि हम इस संकट में हमारे जो इनोवेशंस है, यानी आप सबकी स्ट्रेंथ है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड एक्सपीरियंसेस, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, दैट कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, दो मेरे बहुत प्रिय विषय की जो मैं हर बार लोगों को कहता हूँ कि इसमें सोचो क्या हो सकता है। तो पहली बात अभी हमको ये करना है कि हमारे देश में हम लोग अभी मेरे डिपार्टमेंट में मैंने कहा है कि हम 2 किताबें प्रकाशित करें कि पिछले 3 साल में हमने क्या क्या इंपोर्ट किया है और 3 साल में हमने क्या क्या एक्सपोर्ट किया है, हमारे देश में किसकी कमी है, और ये कमी दूर करने में हमारी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च के आधार पर आप जैसे लोग इसके इंडियन ऑप्शन को कैसे अवेलेबल कर सकते हैं। देखो, दिस इज़ द टाइम कि एक तो हम हमारा रिसर्च बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करें। अगर हम नहीं कर पाए तो अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए जॉइंट वेंचर करके दुनिया में जहाँ भी अवेलेबल है उसको ले आए। फॉरेन कैपिटल अगर ला सकते तो उसकी कोशिश करें और अपने पैरों पर खड़े होकर हमारे देश की इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट करें, और उसके साथ अगर हम एक्सपोर्ट कर सकें तो नथिंग लाइक दैट। तो इसलिए हमें अभी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है। और विशेष रूप से मैं आपको कहूँगा कि हमारे एमएसएमई से, छोटे लोगों से 29% जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है, 48% एक्सपोर्ट हमारे देश का एमएसएमई से है। हमने 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं, और जो आपने सही कहा कि नौकरी मांगणारा नहीं, नौकरी देणारा होईल। तो मुझे लगता है कि अब इतनी संभावनाएं हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि चाइना से, जो पूरा विश्व में चाइना एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन गई, और आज ऐसी स्थिति आई है कि वर्ल्ड का हर देश चाइना से डील नहीं करना चाहता। जापान के प्रधानमंत्री ने तो घोषणा की है कि जो चाइना के बाहर निकलेंगे जापानी इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट लेकर, उनके लिए स्पेशल पैकेज जाहिर किया है, और जापान से, चाइना से इंडस्ट्री बाहर आ रही है। तो आप जैसे लोग स्टडी कर सकते हैं कि पिछले 3 साल में चाइना से हमारे देश में क्या इंपोर्ट हुआ। एक एक चीज़ का अध्ययन करके ढूंढना पड़ेगा। अभी अगरबत्ती की काड़ी और आइसक्रीम के चमचे आते थे, मैं पीछे लगकर उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई। मैंने कहा पीयूष जी ड्यूटी बढ़ाओ 30%। सब अगरबत्ती वाले नाराज़ हो गए। तो मैंने उनको क्या है, हमारे देश में चमचों की भी कमी है कि ये भी आप इंपोर्ट कर रहे हो।
तो अभी धीरे धीरे उन्होंने मेघालय में, त्रिपुरा में बाम्बू प्लांटेशन हो गया, उन्होंने अपना अभी सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश वो करने लगे हैं। तो धीरे धीरे 4,000 करोड़ का इंपोर्ट कम हुआ। तो बहुत सी बातें जो चाइना से आती है वो हम लोग कर सकते हैं क्या, उसके लिए हम लोग वो टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए ये पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल ये टेक्नोलॉजी लाना और समझना इतना नहीं है। अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर पाएंगे तो वर्ल्ड का एक्सपोर्ट का मार्केट हमारे लिए खुलने के लिए तैयार है। सो दिस इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल है, स्किल्ड मैन पावर है, हमारे देश में अब अच्छे पोर्ट्स हैं। अब हम लोग इन सब बातों का उपयोग करके हम इंटरनेशनल मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं अभी। और इसमें एक आखिरी का मुद्दा मैं आपको कहूँगा कि मेरा कंसंट्रेशन पूरा ऐसा है कि भाई हमारे देश के जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो ट्राइबल है, एग्रीकल्चर, ट्राइबल एंड रूरल, और ये 115 डिस्ट्रिक्ट वहीं आते हैं, उनके ऊपर रखते हुए मैं अब एग्रो एमएसएमई की योजना तैयार कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक बड़ी फैक्ट्री भी खुले और एक स्मार्ट सिटी भी तैयार हो, स्मार्ट विलेज भी तैयार हो। स्कूल, कॉलेज, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, अब गवर्नमेंट ने वो रेंटल बेसिस पर भी घर की योजना बनाई है। तो पीने का पानी मिलेगा, वही गैस मिलेगा, सोलर लाइट मिलेंगे, इको फ्रेंडली। तो अगर स्मार्ट विलेजेस हो जाएंगे, वहाँ स्कूल होगी, कॉलेज होगी, तो काय के हॉस्पिटल होगा, तो क्यों लोग शहर में आएंगे। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे गांव सुखी, समृद्ध, संपन्न कैसे बने। और इसलिए अभी हनी का उत्पादन 10 गुना बढ़ा रहे हैं। मैंने मदर डेयरी को कहा था कि हमारे वर्धा में आचार्य विनोबा भावे जी ने वो हनी बिस्किट तैयार किए थे, गोरस पाक। बहुत दिन कोशिश की, नहीं जमा, अब उन्होंने वो तैयार कर लिया। अभी मैं दिल्ली जाके उसको टेस्ट करूँगा। तो मैंने उनको कहा कि इसमें बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश सबके फ्लेवर और वो भी डालकर, उसमें गाय का घी है, गाय का दूध है और हनी है। इतना सुंदर बिस्किट है, उसका पैकेजिंग अच्छा किया तो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होगा। प्रश्न बिस्किट बनाने का नहीं है। तो गाय का घी, गाय का दूध और हनी, अब हनी का प्रोडक्शन हमने 10 गुना बढ़ाने का तय किया है। और हनी के कारण हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये हाई एल्टीट्यूड पर जो कश्मीर और उत्तराखंड और हिमाचल में जो हनी है, उसकी कीमत अमेज़ॉन के साइट पर 6,000 रुपये किलो है और हम 200-250 रुपये किलो का हनी यहाँ बेचते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमको हनी की चॉकलेट बनेंगी, हनी की बिस्किट बनेंगी, हनी का आइसक्रीम बनेगा। अभी एक मैंने पॉच तैयार किया है, ऐसा प्लास्टिक का है, वैसा उल्टा किया तो एकदम खुलता है और उसको दबाने से वो हनी चाय के कप में चला जाता है। तो शक्कर के बजाय हनी लोग यूज़ करें, तबीयत के लिए अच्छा है। तो हनी की इकोनॉमी अभी बहुत बड़ी बन सकती है। अभी फ़िशिंग की इकोनॉमी, मैं फ़िशिंग एमएसएमई की बात कर रहा हूँ। हमने ट्रॉलर तैयार किया है, 1.25 करोड़ का है। ये जो हमारी बोट है फ़िशिंग की, वो केवल 6 नॉटिकल माइल जाती है, ट्रॉलर 100 नॉटिकल माइल जाता है। और हमने कहा कि अभी जैसे फार्मर्स की हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई, वैसे फ़िशरमैन की हम लोग, फ़िशरमैन जो है उनकी एक प्रोड्यूसर कंपनी तैयार करें और वो 5-5 लाख रुपए 5 लोग मिलकर 25 लाख इकट्ठा करें, 1.25 करोड़ 1 करोड़ सरकार लोन दे और वो 5 जन मिलकर समुद्र में जाए और समुद्र में जाकर 5 गुना 6 गुना अगर फिशिंग का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट होगा, प्रोसेसिंग होगा, पैकेजिंग होगा, तो 5 लाख करोड़ की ब्लू इकोनॉमी बन सकती है। अभी हम लोग, हमारे वेस्ट लैंड पड़ी हुई है, इस पर हम बाम्बू लगा सकते हैं, लकड़ी लगा सकते हैं। अखबार का कागज़ जितना देखो इम्पोर्टेड, पेपर पल्प इम्पोर्टेड, फर्नीचर की लकड़ी इम्पोर्टेड। हमारे पास इतनी ज़मीन है, अब हम कानून बदल रहे हैं, बाम्बू को भी हमने अलाउ किया है। तो धीरे धीरे अभी ये पेपर मिल को बाम्बू लगता है। तो जैसे गन्ना किसान
कारखाने पे ला के देता है, वैसे किसान बाम्बू तोड़कर पेपर मिल को देगा। बल्लारपुर पेपर मिल को पूरा गढ़चिरौली चंद्रपुर जिले के लोग देंगे पहुंचा कर, और उनको कैश पेमेंट मिलेगा, तो कितना परिस्थिति बदल सकती है। सो अभी हमको एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल, इसमें हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वहाँ क्या क्या वायबिलिटी। अभी मैंने नीरी को एक प्रोजेक्ट दिया था नागपुर में कि बाम्बू का तेल निकालकर उससे डीजल बन सकता है क्या। अभी हमने हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स का फाइटर जेट 100% जेट्रोफा ऑयल के ऊपर फ्यूल तैयार करके बायो एविएशन फ्यूल पे चला है सक्सेसफुली। स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली आया 25% एविएशन फ्यूल पर। तो हमारा गढ़चिरौली ज़िला जो है ये क्यों नहीं बायो फ्यूल का हब बन सकता है। अभी ये जो ताड़ी माड़ी बोलते नीरा मिलती है, तो मैं अभी पीछे पड़ा, और इसको अभी हमने मार्केटिंग करने वाले खादी ग्रामोद्योग को दिया है। 200 क्लस्टर बना रहे, 40,000 आदिवासियों को काम मिलेगा, और वो पूरा लेकर उसको पैकेजिंग करके बॉटल में या टेट्रा पैक में देकर हम लोग बेचेंगे, तो उनको रोज़गार मिलेगा। बहुत अच्छा है, पौष्टिक है वो। अभी मोह के फूल है, अब उसकी बहुत सी चीज़ें आप भी रिसर्च करो। मोहाचे फूल के चीज़ जैसे पूरन पोड़ी बनती है अपनी, तो शक्कर के बजाय मोह के फूल डालकर इस चंद्रपुर ज़िले में इतना अच्छा पूरन बनता है कि बहुत टेस्टी है। अभी मैंने एक तय किया कि अभी हमारे यहाँ अमेरिका में वेज चिकन और वेज मटन है, तो मैंने बहुत रिसर्च करके निखिल को कहा कि हमारे यहाँ ये क्यों नहीं बना सकते आप, देखो ये, और एक सैंपल लाया। और हमारे यहाँ जो सावजी मटन वाला है हमारे दापेवाड़ा का, उसको भी मैंने दिया, और मैंने बोला ये 30% चिकन में और मटन में डाल के देखो और टेस्ट करो, तो लोगों ने पहचाना नहीं। अब ये मटन बना हुआ है सोयाबीन केक का और चने के पाउडर वगैरह करके बना है, वो फार्मूला तो अपने पास नहीं है, तो मैंने ये लाओ, पौष्टिक भी है, प्रोटीन भी है उसमें। तो धीरे धीरे रिसर्च के कारण आप जैसे लोग बहुत से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आज के स्थिति में थोड़ा सा वेबसाइट पर जाकर मैं भी किताब प्रकाशित कर रहा हूँ कि 3 साल में इंपोर्ट क्या हुआ है। अभी वेंटिलेटर हमारे यहाँ लोगों ने तैयार कर लिए, स्टार्टअप वालों ने। तो मुझे लगता है कि मार्केट में किस बात की डिमांड है और कौन सी चीज़ किस भाव में आ रही है, और उसकी अल्टरनेटिव में उससे सस्ती और अच्छी क्वालिटी की चीज़ हम कैसे दे सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर के लिए भी कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत चैलेंजिंग बातें हैं। और इसमें से मैं आपको एक अनुरोध करूंगा कि जो एग्रीकल्चर, ट्राइबल और रूरल एरिया है, वहाँ के अवेलेबिलिटी जो रॉ मटेरियल है उस पर क्या कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ जेनेटिक मॉडिफाइड GM सीड की बात चल रही है। अब बाहर से वो जीन लाने के बजाय सब करें अपने देश में, हम GM सीड को, सोयाबीन का, बाकी का क्यों नहीं बना सकते हैं। तो धीरे धीरे उससे हमारी प्रोडक्टिव, आप $9 बिलियन का हम लोग एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि अब धीरे धीरे काफ़ी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आई है, हमारे यहाँ भी डेवलप हो रही है। अभी मैंने ये घड़ी पहनी है, ये टाइटन की है, और इसका बेल्ट खादी का है, खादी ग्रामोद्योग के खादी पर तैयार हुआ है, और डायल भी खादी का है, यहाँ चरखा है, और ये टाइटन ने बनाई। 5,000 रुपये की घड़ी बनाई थी, और ये मैंने लॉन्च की, और लेडीज़ और जेंट्स दोनों थी। अब आउट ऑफ मार्केट 1 महीने में हो गई, लोगों ने पसंद की। अभी वो लेवाइस करके जीन बना पहनते आप, उसके ऊपर खादी डेनिम इंडिया में जा रहा है। अब वो खादी का डेनिम इतना अच्छा है, उसका मार्केटिंग करने की हमारे पास उतना ये नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जीन्स बने कोई खादी डेनिम की, ताकि इसको पॉपुलर हो सकते हैं। तो बहुत सी बातें हैं, और इन सब बातों में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपके कार्यक्रम में आया था, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप बच्चों के बीच में ये एक जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं इनोवेशन की। और इसमें बने तक जिस डिस्ट्रिक्ट में जो जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जो जो वेस्ट मटेरियल अवेलेबल है, इसके आधार पर अगर रिसर्च होगा तो बहुत अच्छा होगा। व्यवसाय विमुख शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए। यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और हमारे साइंटिस्ट, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए।
हम लोग हर चीज़ की समस्या क्या है उसका हम उपाय क्या दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये आपको भी ढूंढना पड़ेगा कि आज आवश्यकता क्या है, समस्या क्या है, उसका मैं इनोवेटिव मॉडल तैयार करके जवाब कैसे दे सकता हूँ। और इसी को यही स्टार्टअप है जो सक्सेस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। ये पीरियड अभी निकल जाएगा, हमें बहुत आगे बढ़ना है, सबको साथ लेकर जाना है। आखिर में एक छोटी सी बात मेरे स्टूडेंट लाइफ की मुझे याद है, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि शेरपा तेनसिंह ने जब एवरेस्ट शिखर सर किया था तो उनके साथ 4 लोगों की टीम थी। जब वो चढ़ रहे थे तो बहुत समस्याएं थी, 4 एक में का हाथ पकड़ते थे, हर व्यक्ति फिसल जाता था, पर जो फिसलता था जाता था उसको दूसरा संभालता था और एक दूसरे को संभालने की व्यवस्था थी। इसलिए वो आखिर एवरेस्ट शिखर पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। आज वर्ल्ड में नाम हो गया कि शेरपा तेनसिंह जी ने एवरेस्ट शिखर सर किया। पर उसके साथ 4 लोग नहीं होते और शेरपा तेनसिंह अगर कहीं फिसल जाता तो कोई पकड़ने वाला नहीं होता तो कैसे पहुंच पाता। तो इसलिए कलेक्टिव टीम स्पिरिट है, हम भी सभी स्टेक होल्डर को हमको संभालना है। राज्य सरकार भी अड़चन में, उनको अगले महीने में तनख्वाह देने के लिए पैसों की कमी है। भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, बैंकिंग सिस्टम चैलेंज से जा रही है, हमारी एमएसएमई अड़चन में है, लेबर लोगों में, माइग्रेंट लेबरों में डर है, फियर है, निगेटिविटी है, वो पैदल चलकर अपने घर जाने लगे हैं। तो स्थितियाँ निगेटिव है, पर इसको बदलना, लोगों को समझाना, पॉजिटिविटी को निर्माण करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को निर्माण करना और हमको आगे जाना, यही हमारे लिए अच्छी बात है। और इसलिए आप सब लोग मिलकर आज की स्थिति में कहीं भी निराश न होते हुए पॉजिटिविटी के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे जाएंगे। हम दोनों लड़ाई जीतेंगे। हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनाएंगे, 100 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है, वो भी करेंगे। और दुनिया में आज ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है, इस परिस्थिति को मानकर हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, जीडीपी ग्रोथ बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाएंगे। और विशेष रूप से जो विलेज है, जो गांव, गरीब मजदूर किसान जंगल में है, गाँव में है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया है, वहाँ ज़्यादा काम करेंगे। ऐसी एक विज़न देकर आप सब लोग ज़रूर काम करिए। ऑलरेडी आप कर रहे हैं, मैंने कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, पर आपके कार्य की और गति बढ़ाइए। हमको इकोनॉमी के चक्र को और गतिशील करना पड़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है और मैं कल ही इंडिया टुडे से इकोनॉमी पर बड़े बड़े लोगों के साथ चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि इस एक आध साल में 50 लाख करोड़ इकोनॉमी में पंपिंग किए बिना इकोनॉमी का चक्र गतिशील नहीं चलेगा और इसलिए सरकार पूरी ताकत के साथ ये काम करेगी, ऐसा मैंने उनको विश्वास दिया। मुझे लगता है आप जैसे लोगों के प्रयासों से निश्चित रूप से यश मिलेगा। मैं आपको बधाई भी देता हूँ, आपको अभिनंदन भी करता हूँ। और कुछ सवाल शॉर्ट में पूछेंगे तो ज़्यादा लोगों के सवाल हो पाएंगे, क्योंकि फिर मुझे और एक कार्यक्रम करने का है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। सर, आपने जो बोला है ना क्लस्टर का, और जो आप पीटर इंग्लैंड का जो यहाँ पे नागपुर में जो क्लस्टर शुरू हुआ है उसका वीडियो हमने देखा, और ये देखने के बाद इतना प्यारा चीज जो है वो नागपुर में ही क्या, तो हमारे देश में भी इतना बड़े पैमाने पे और इतने कम समय के नोटिस पे इतना सारा हो सकता है, ये देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। लोगों ने जो है वो आपके आपके जो विजन है सर, वो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। सर, आज से लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है, और इंडस्ट्री के सामने, और विशेषतः जो स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स की एक अच्छी बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग जो है वो घर पे बैठ के भी आराम से काम कर सकते हैं, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन साथ में जो रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस आज मार्केट बंद होने की वजह से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं सर। और फिर वो रिसोर्सेज के लिए हर बार परमिशन के लिए जाना पड़ता है। उसकी भी एक एक स्पेसिफिक व्यवस्था आज तक नहीं बनी हुई है। तो ये जो छोटे व्यापारी हैं हमारे, जो जो अर्ली लेवल स्टार्टअप्स है, इनको इस तरीके से सर बहुत परेशानी हो रही है।
मुझे हालांकि लगता है आज से नहीं होगी, आज काफ़ी बातें खुल गई है और शॉप्स खुल गए हैं और काफ़ी बातें आ गई है। मुझे लगता अभी आज से नहीं प्रॉब्लम आएगा। सर हमारे साथ डॉक्टर आशीष ससनकर है, वो प्रेसिडेंट है हमारे आईसीटीआरडी नागपुर शहर के। डॉक्टर आशीष ससनकर सर, या आपका सवाल आप ले। नमस्कार सर। मैं आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, मैं आईसीटीआरडी तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि हमारे साथ में बहुत सारे स्टार्टअप और इनोवेटिव पीपल्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम उनका ऐसा आ रहा है कि सर ये जो जो है वो अनरिकॉग्नाइज और अनरजिस्टर्ड है। सो सर ऐसे आप इस तरह से मार्गदर्शन कीजिएगा जो एमएसएमई के साथ में या कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट कहाँ से मिले, ये हमको थोड़ा सा उसके ऊपर दीजिए। थैंक यू। यहाँ हमारा एमएसएमई का ऑफिस है और खादी ग्रामोद्योग का है। खादी ग्रामोद्योग में कापसे करके अधिकारी हैं और एमएसएमई में पार्लेवार करके हैं। आप ऐसे लोगों को उनके साथ मुलाकात करके सरकार की योजनाओं का भी अध्ययन कर लीजिए और उसमें फिर काम करिए। अड़चन आती है तो मुझे बताइए, मैं रिजॉल्व कर दूंगा। बहुत सी योजनाएं बनाई है, हाँ, आपको अड़चन नहीं आएगी। हाँ थैंक यू सर, सर। एक बार सिर्फ एक एसोसिएशन लेवल पे भी यहाँ के एमएसएमई डिपार्टमेंट से आपके परमिशन से हम एक बार कनेक्ट करा दीजिएगा, वैसे फिर आप हम एक जो काम करिए, आपसे और पार्लेवार को बुलाइए, मेरा नाम बताइए और एक बड़ा सम्मेलन आपके तरफ से करके, पर पहले उनको आप आपके क्वेश्चन दे दीजिए। भाषणबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं। क्या क्या प्रॉब्लम है वो तैयारी करके आएंगे, एक एक का जवाब देंगे और ये कार्यक्रम आप बढ़ाइए कराइए, मैं उनको भेजता हूँ। अपने विश्वेश्वरैया कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन्होंने बहुत सी नई टेक्नोलॉजी तैयार की है। हमारे रायसोनी में, यशवंतराव चौहान में, अलग अलग कॉलेज में बहुत सी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट ये वो तैयार की है। आप लोग ज़रा उसको देखिए। मैं अभी फ्लैश पर काम कर रहे हैं, उनने फ्लैश से सैंड बनाई है, तो उसका क्या हो सकता है। तो आपको मैं, विश्राम जामदार अध्यक्ष है, मेरा नाम बताइए। आप सब स्टार्टअप वाले लोगों का एक दिन वीआरसी में एक एक डिपार्टमेंट में जाकर सब देखिए और आपके प्रयोग के लिए उनको बोलो हमको मदद करिए, मैं उनको मदद करने के लिए बोलूँगा। पडोले करके बहुत अच्छे प्रिंसिपल है और जामदार जी ये दोनों हैं, आप ज़रूर इसका सहयोग लें। फिर एलआईटी में जाइए। अभी मैंने शक्कर से साबुन बनाया और मेरी जीत थी, कोई मेरे पर घर पे भी लोग हंसते थे। इतना सुंदर हुआ है कि अभी वो 50 कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहा है और अभी हमारे पास है ही नहीं प्रोडक्शन देने के लिए। तो अब रशिया में एक फैक्ट्री डाल रहे हैं निखिल अभी, और एक दुबई में डाल रहा है। तो शक्कर इज़ ए प्रॉब्लम। इतना हालत ख़राब है कि हम लोग कितना तकलीफ में है। अब वो साबुन बन जाएगा तो अच्छा, अभी उसका हैंड वॉश बन गया है, उसका सब प्रकार का लॉन्ड्री वॉश, लिक्विड डिटर्जेंट बना है, सब बनाया है। गोगटे करके एलआईटी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने रिसर्च किया। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हो सकती है। तो अब जरूर आप सोचिए। बिल्कुल सर, आपने जो अभी बात कही उसी पर हमारा अगला प्रश्न है। मैं हरीश अदातिया अड़तिया से अनुरोध करूंगा कि नितिन जी से वो अपना प्रश्न करे। नमस्कार सर, थैंक यू। आप आज हमको जिस मार्गदर्शन कर रहे हैं और इतनी सारी चीजें आपने बताई। मेरा प्रश्न ये है कि बहुत सारी स्टार्टअप्स चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स करें बहुत सारी चीजों पे, तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। हम लोग ये चाहते हैं सर कि हमें ऐसा कोई डेटा एम्बेसी से या मिनिस्ट्री से मिले, ताकि हम उसमें से ये देख पाए कि क्या चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट की जा रही है और सबसे ज्यादा इसमें फायदा है। तो हम क्लासिफिकेशन करके स्टार्टअप्स को गाइड कर सकते हैं कि इस चीजों में आप सोचो और इसमें हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कोई डेटा या ऐसा कोई हमें कोऑर्डिनेशन मिल सकता है क्या उसमें? अभी तक हमारे पास नहीं है, मैंने एक शुरुआत कर दी है, एक आध महीने के अंदर करेंगे, देंगे। जी सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। सर हमारे साथ डॉक्टर राजेश गादेवार है, ये हमारे सेक्रेटरी है महाराष्ट्र स्टेट के आईसीटीआरडी के। उनका प्रश्न है। डॉक्टर राजेश गादेवार साहेब नमस्कार. माझा प्रश्न गादेवार information center- गादेवार आपने इकडे गेले कुठे तुम्ही भाजपचे कार्यकर्ते आहात ना.
मिळेल सर. अच्छा. तर मी प्राध्यापक पेशेचा माणूस आहे. तर वा, वा. तुमचा आशीर्वाद मला पाहिजे आहे आणि लोकांसाठी काहीतरी काम करायची माझी पण इच्छा आहे. तर माझा प्रश्न इन्क्युबेशन सेंटरच्या संदर्भामध्ये आहे. 2018 साली आपल्या प्रेरणेने स्टार्टअप फेस्ट आपण सुरू केलं. त्यानंतर आपण चर्चा पण केली. त्यानंतर आपण इन्क्युबेशन सेंटरसाठी प्रस्ताव पण मांडला. आपण स्मार्ट सिटीकडे पाठवला पण. त्यानंतर जवळपास 1 ते 1.5 वर्ष आपल्या अधिकाऱ्यांकडे फॉलोअप घेतला, पण अजूनपर्यंत ओपन इन्क्युबेशन सेंटरचा विषय प्रलंबित आहे. आपणास सर माहीत आहे की तेलंगणामध्ये तेलंगणा टी हब इन्क्युबेशन सेंटर जवळपास 50,000 स्क्वेअर फीटमध्ये तयार झालं आणि रोजगारांची संधी उपलब्ध झाली. आपल्याकडे हे काही नसताना सुद्धा आपण 10 स्टार्टअपला मार्गदर्शन करतो आहे. जर आपल्याकडे इन्क्युबेशन सेंटर ही निर्मिती जर झाली तर दरवर्षी 50 स्टार्टअप आपण उभी करू शकतो आणि जवळपास 10,000 लोकांना रोजगार निर्मिती करू शकतो. मला असं वाटतं की आपण त्यावर एक चांगलं मार्गदर्शन करावं सर. मला या प्रश्नाबद्दल पूर्ण माहिती नाही आहे, पण यांचं म्हणणं बिलकुल बरोबर आहे. मला एकदा डॉक्टर तुम्ही नोट द्या चांगली तयार करून. काय केलं म्हणजे सुरू होईल ते मला सांगा, कुठे अडलं ते सांगा, मी नक्की मदत करेन. सर आपण 2018 पासून 2 वेळा फॉलोअप म्हणजे बऱ्याच वेळा फॉलोअप घेतला. तुमच्याशी 2 वेळा या विषयाबद्दल बोललोय सर. आणि हा जो विषय आहे ना सर, जो आपण आता विदाऊट इन्फ्रास्ट्रक्चर असून सुद्धा दरवर्षी आम्ही जवळपास 10 स्टार्टअप्सला पूर्णत्वास नेण्यासाठी आम्ही मदत करतोय. हे जर आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर आलं तर ही संख्या 10 वरून आम्हाला 50 वर नेता येईल आणि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सुद्धा 10,000 वर नेता येईल. त्यामुळे हा प्रश्न फारच इम्पॉर्टंट आहे सर. त्याच्याकरता कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट किती लागते? सर सुरुवातीला फक्त 5 कोटी रुपयांची इमारतीचा कॉस्ट आहे आणि यासाठी सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात आमच्याकडे इन्व्हेस्टर्स रेडी आहेत सर. सगळ्यात मोठी अडचण आमची जागेची आहे सर, कारण जागेचे रेट इतके झालेले आहेत. त्यामुळे तेवढी जरी मदत आम्हाला शासनाने केली तरी मग पुढची मदत जी आहे ते आम्ही इन्व्हेस्टर्स मधून घेऊ शकतो आमच्या. ठीक. सर एक पुढचा प्रश्न, स्टार्टअप्स माझ्यामध्ये मेडिको स्टार्टअप सुद्धा असतात किंवा त्याच्यामध्ये आमचे डॉक्टर योगेश बोंडे यांना एक त्याबद्दलचा एक प्रश्न आपल्याला विचारायचा आहे. डॉक्टर योगेश बोंडे. नमस्कार सर। आदरणीय नितिन जी गडकरी सर को मेरा सस्नेह आयुर्वेद प्रणाम। सर, हाल ही में चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण पूरी दुनिया प्रभावित है सर। जिसके कारण सर पूरी दुनिया प्रभावित होने के कारण सर हमारा जो आर्थिक व्यवहार जो है वो भी ठप हो गया है। सचमुच सर, मगर आश्चर्य रूप से देखा जाए तो संक्रमित रोगियों की संख्या जो है और मृत्यु दर की जो संख्या है भारत में बहुत कम पाई गई है। सर, इसका कहीं तो भी मूल कारण जो है वो हमारी जीवन शैली तथा आयुर्वेद हर्बल औषधियों का जो हमारी डेली इसमें जो इस्तेमाल होता है, उदाहरण के तौर पर अदरक, हल्दी, तुलसी इत्यादि सर। मगर सर आयुर्वेद ये सिर्फ रोग प्रतिकारक शक्ति तक ही सीमित नहीं है, तो सर इसका जो है व्याधिनाश के लिए भी काफ़ी कारगर है सर। तो इसी के लिए सर न केवल हर्बल बेस्ड सर मिनरल और मेटल बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करने के लिए सरकार की अनुमति तथा सर इसके साइंटिफिक बेस्ड स्टडी के लिए इन विट्रो सेल लाइन स्टडी ऑफ कोरोना वायरस तथा इन विवो स्टडी फॉर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन एंड देयर क्लिनिकल ट्रायल्स। सर इसकी अनुमति अगर हमारे जैसे प्राइवेट प्रैक्टिशनर को स्टार्टअप फेस्ट के माध्यम से मिलती है तो सर बेशक काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि सर हमें यह लगता है कि आयुर्वेद दवाई पूरी दुनिया में लोगों ने यूज़ करना चाहिए। सर वैसे भी अभी सर हमारे देश के माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर होने का जो आह्वान किया है सर, तो मुझे ये लगता है कि इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर आयुर्वेद टू बीइंग सर्व फॉर इंडिया एंड होल वर्ल्ड सर। सर इसके लिए अगर प्लेटफॉर्म मिलता है और आप अगर गवर्नमेंट से गुजारिश करती हो तो ये हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात होगी। बस इतना ही कहना है। देखिए, मैं रोज़ 2 घंटा पंचकर्म करता हूँ और डॉक्टर खोंडे आते हैं मेरे यहाँ, उनके 2 लड़के आते हैं। फिर मैं एक डॉक्टर कोठारी करके लड़की आती है, वो मैं एक्यूपंक्चर करता हूँ, वो जो सुई लगाती है, इलेक्ट्रोलिसिस। फिर मैं प्राणायाम करता हूँ और दोनों समय फिर मैं 20 चक्कर मारता हूँ घर पे। और मैंने पूरा इसका उपयोग मेरे हेल्थ के लिए किया। और अभी रामदेव बाबा मेरे घर पर आए थे, वो जो गुड़वेल है ना, उसका मैं रोज़ 2 ग्लास वो पीता हूँ, फिर डिटॉक्स टी पीता हूँ। अभी मैंने ये जो शरबत पिया, इसमें ये तुळशीच्या बिया असतात, त्याला काय म्हणतात तुम्ही?
हाँ, कब्जा बीज वो हाँ, वो भी ले रहा हूँ। तो मैंने पूरा इस समय मेरे इस रहने का उपयोग मेरे अभी ये जो नीचे में मैं बैठा हूँ, ज़रा दिखा दो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक स्टार्टअप है ये एक छोटा इलेक्ट्रिक का मशीन है। ये इसको चार्ज किया है और इसका प्रोसेस ऐसा है कि ये मशीन जो है, इस पर रोज़ मैं 1 घंटा सुबह और शाम को रहता हूँ। मेरी पत्नी भी कर रही है। एक दिन मेरी शुगर इस पर 96 आएगी, तो इससे कैंसर भी उसने दुरुस्त किया है। और ये मशीन का अभी पेटेंट भी लिया है उसने। इसमें नासा के साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, तो वो अब तैयार कर रहा है। पूना में है, या दीपक मोगे करके नागपुर में है। फिर मैंने ये बात डॉक्टर मार्डिकर, मिसेस मार्डिकर मेरी डायबिटोलॉजिस्ट है, उनको बताया। अब उन्होंने एक 5 डॉक्टर का पैनल तैयार करके इसको वो ये कर रहे, देख रहे कि उसको कैसे करना। फिर मैंने अपने यहाँ जो खेती है पूरी, वो पूरी ऑर्गेनिक की है। मेरी पत्नी खेती देखती है, और अभी केमिकल फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स को हम नहीं यूज़ करते हैं। अमृत पानी यानी के पेड़ के नीचे की मिट्टी को अलग अलग प्रकार का वो बनाते हैं। शर्मा करके यवतमाल में बहुत अच्छी खेती करते हैं। अब मैं हमारे यहाँ पूरी खेती इस पर। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक कार्बन होता है ज़मीन में। तो ऑर्गेनिक कार्बन से अभी हमारे यहाँ कुछ किसानों को, आनंदराव राउत करके भिवापुर में, उनको 85-90 टन गन्ना हुआ एक एकड़ में। अब विदर्भ में भी 80 टन लेने वाले काफ़ी लोग हैं। किसी को 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख का गन्ना हुआ। तो वो ऑर्गेनिक कार्बन जहाँ ज़्यादा है वहाँ प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। तो अभी एक भंडारा जिले का अनपढ़ किसान है, उसने जो गन्ने का पाचट जो है वो जलाकर, वो अमृत पानी में डालकर, उसके ज़मीन पे 6.64 ऑर्गेनिक कार्बन निकला। तो ऑर्गेनिक कार्बन ही ज़मीन में सबसे बड़ी ताकत होती है। और ज़मीन का टेस्टिंग, पानी का टेस्टिंग, एक हमने हमारे खेती पे जानवर मरते थे, तो पानी को देखा तो बहुत उसमें साल्ट थे। तो हमने उसमें एक सॉफ्टनर लगाया है, और अभी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं पूरे कंपोस्ट खत। हमारे यहाँ, हमारे शुगर फैक्ट्री में हम 40,000 टन बायो फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, जिससे प्रेस मड निकलता है, उसमें वो पेंट वॉश डालते हैं। और अभी मैंने कहा है कि ये जो कारपोरेशन की जो विस्टा निकलती है वेस्ट, तो ये उसमें डालकर उसकी फर्टिलिटी, NPK वैल्यू बढ़ा है। और ऑर्गेनिक इसकी अभी ककड़ी हम खाते घर में, भिंडी खा रहे हैं। मैंने अभी एक यहाँ प्रताप नगर चौक में एक शेतकरी बाज़ार करके, उनको हमारी सब्जी देते हैं, तो वो बोल रहा था कि जो ले जाते हैं वो बहुत खुश हुआ, अच्छे टेस्ट है करके। तो अभी हम लोग, वो सर्टिफाई नहीं है, पर हमने केमिकल फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड बंद कर दिया है। आयुर्वेद, योग विज्ञान, ये हमारी विरासत है, पंचकर्म से लेकर। अभी ये जनार्दन स्वामी जी के यहाँ राम खाड़वे जी योगासन पढ़ाते हैं, प्राणायाम पढ़ाते हैं, और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत काम करने लायक है। केवल एक आपकी बात का मैं बताऊंगा, ये जो मेटल्स है आयुर्वेद की दवाइयों में, इसकी एलोपैथिक डॉक्टर बहुत विरोध करते हैं। और उनका कहना ऐसा है कि ये मेटल, मर्क्यूरी डालते हैं, अलग अलग प्रकार की सुवर्ण भस्म, ये जो भस्म होते हैं, इसके बारे में उनका कहना ऐसा है कि इसके बहुत शरीर पर दुष्परिणाम होते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी आयुष के जो सेक्रेटरी है, वो भावनगर इसमें यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद के वाइस चांसलर थे, बहुत अच्छे हैं। तो मेरा आपसे सुझाव है कि इसके लिए क्या, हर चीज़ के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसका रिसर्च आयुर्वेद वाले ज़्यादा नहीं करते। एलोपैथी में जितनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उतनी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं है। होम्योपैथी में कितनी अच्छी दवाएं हैं, आयुर्वेद में भी कितनी अच्छी दवाएं, यूनानी भी है, नेचुरोपैथी है, पर इसका क्या है कि इसका साइंटिफिक रिसर्च और परिणाम सहित उसको सिद्ध करने की जो इंस्टीट्यूशन चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। अगर ये मेटल वाली बात अगर आप सिद्ध करेंगे, कुछ रिसर्च करेंगे, तो ये हो सकता है, पर फिर भी इसमें अच्छे लोग आ रहे हैं।
और मुझे लगता है कि इसमें अभी हमारे यहाँ जंगल में आयुर्वेद वनस्पति को तैयार करना, अभी मुझे सुरेश शर्मा वैद्यनाथ के आए थे, तो वो कह रहे थे कि मेरे पास का च्यवनप्राश का स्टॉक खत्म हो गया, आंवला नहीं मिल रहा मार्केट में, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आया। तो इतना आंवले का च्यवनप्राश बनाया, लोगों ने खाया, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये च्यवनप्राश खाने के लिए, आंवला खाने के लिए लोगों ने शुरू किया। हमारे यहाँ ये वर्धा रोड पर, हिंगनघाट रोड पर एक आंवले का बहुत अच्छा यूनिट है। वो आंवले की बर्फ़ी बनाता है, आंवले का सुपारी बनाता है, आंवले का जूस देता है। आंवला बहुत पौष्टिक है। अभी ऑलिवेरा का जूस भी, और मैं और आधा ग्लास ऑलिवेरा जूस और आंवले का जूस भी लेता हूँ। तो क्या है कि इन सब बातों को लोगों को आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। और रिगार्डिंग ये जो मेटल्स है भस्म, इसके बारे में एक डर है लोगों के मन में, तो इसके बारे में प्रयोग करके इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं नहीं होते, ये भी सिद्ध करना होगा। तो आयुर्वेद नीड मोर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्टिफाई करें, और इसलिए अल्टरनेटिव उपचार पद्धति बहुत अच्छी है, मैं समर्थक हूँ इसका। मैं तो सब जगह पर, चाहे वो हमारे बीच में ये जो मिसेस शारदा थी, उनका वो ये था, एक कैरोपैथी के डॉक्टर पढ़ाते हैं, उनको मैंने बहुत सपोर्ट किया, जो स्लिप डिस्क का वैसे ही सुधारते थे। लहसुन और दालचीनी अभी भी उनका है, खूब पेशेंट को उन्होंने दुरुस्त किया। अभी घुटने पर मैंने एक आयुर्वेद के है, उसका ऊपर उसने स्पेशल एक 5-6 एक्सरसाइज की, अनेक लोगों के घुटने का ऑपरेशन हो गए। मैंने वो वीडियो खूब लोगों को भेजा। तो अब क्या है कि योग विज्ञान, आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल्स, इन सब खाने की पद्धति को भी आपको सोचना होगा, कितना प्रोटीन्स, कितना कार्बोहाइड्रेट्स खाना। इन सब बातों में अभी मैं नाश्ते में ज़्यादा खाता हूँ। मैंने ककड़ी खाई 3-4, फ्रूट्स लेके आते हैं। अभी फ्रूट्स भी जो केमिकल फर्टिलाइजर तो अच्छा होगा। तो मुझे लगता है इसका रिसर्च करने के लिए आप थोड़ा सा प्रयास करो। और आयुर्वेद में अगर लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं तो आप रिसर्च से उसका जवाब दो कि ये नहीं होता, तब वो चल पाएगा। या जयंत देव पुजारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुनील जोशी है, डॉक्टर खोंडे, मेरे यहाँ रोज़ उनका मैं लेता हूँ, वो अच्छे हैं। और इसलिए आयुर्वेद में रिसर्च कर आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है। सुनील जोशी अमेरिका में फंसे हुए हैं, अभी आज ही उनका भी फ़ोन आया, मैंने उनको परमिशन दिलाई मिलाकर, वो हैदराबाद आकर वहाँ क्वारंटाइन में रख कर फिर यहाँ आएंगे। तो अभी आयुर्वेद की उनकी स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में वो काम करते हैं। तो कोई है, अब ये सबसे हमारा नुकसान किया, ये जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टरों ने एलोपैथिक इंजेक्शन देना शुरू किया। ये तो इनका अपने, मैं उनको बहुत डांटता हूँ कि तुम्हारे पैथी पर ही तुम्हारा विश्वास नहीं है तो तुम काय के लिए बने हुए हैं। अभी डॉक्टर डांगरे का कितना अच्छा नाम है होम्योपैथी में। मैं चिमठान वाला का भी होम्योपैथिक दवाई लेता हूँ, वो आते हैं मेरे पास, वो MBBS डॉक्टर है और उनका भी दवाई ले रहा हूँ। तो मैं सब प्रयोग करते रहता हूँ तो मुझे लगता है मैं आई विल सपोर्ट ऑल दिस थिंग, बट यू शुड हैव ए साइंटिफिक आंसर ऑफ एवरी क्वेरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट। ये नहीं करेंगे तो मुश्किल है लोगों को कन्विंस करना। ये बात तो आपकी सही है। और आपको सुन के आश्चर्य महसूस होगा सर कि जो हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप्स रजिस्टर होते हैं, तो जनरली स्टार्टअप्स अपने टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन करीब करीब 40 से 50% जो स्टार्टअप है वो इसका फोटो दिखा दो दीपक मोघे का। ये जो मेरे को ये ट्रीटमेंट देते हैं, इनका दोस्त पुणे में है और उसने बैटरी भी तैयार की है, और ये अभी इसकी ट्रायल शुरू हो गई है डॉक्टर मार्डी करके यहाँ, और 3 पेशेंट पर ये प्रयोग कर रहे हैं। और मेरे को पक्का विश्वास है कि इससे शुगर कम हो जाती। एक कैंसर, ब्लड कैंसर का मरने के स्टेज पर था, उसको भी रिलीफ मिला। अभी कोरोना के पेशेंट को पुणे में उन्होंने ये ट्रीटमेंट चालू किया है, पर उसका जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे, सिद्ध करके नहीं दिखाएंगे, उसके बारे में सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो ये करने में मदद करना चाहिए सबको। बहुत बहुत हाँ, ठीक। हाँ जी। सर, एक डॉक्टर एडवोकेट आशीष तारवानी जी अपने साथ में हैं, उनका एक प्रश्न ले लेते। आशीष जी, एकदम छोटे इसमें प्रश्न प्लीज। नमस्कार नितिन, आपके सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। नितिन जी, बहुत सारे स्टार्टअप्स और MSME है जिन्हें बैंक में लोन नहीं मिलता है,
तो नितिन जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बैंक्स को आप रिक्वेस्ट करें कि एमएसएमई और स्टार्टअप्स को लोन दें, भले उनके इनोवेशंस देख के दें या कुछ अलग बेसिस पे दें, या कोई स्टार्टअप फंड्स भी बना सकते हैं अपन गवर्नमेंट का, आप जिससे एक को लोन जो मैंने कहा था कि पार्लेवार के साथ एक बार बैठिए और हमारी मान्यता लेकर बैंकों में अप्लाई करिए। दूसरे आपको एक जानकारी देता हूँ, मैंने निर्णय किया है कि पहले राष्ट्रीयकृत बैंक और सिडबी केवल एमएसएमई को लोन देती थी। अब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी, इनके लिए भी एमएसएमई की स्कीम खोल दी है। और ये जो लोन मिलता है ये 75% हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि इसमें हम इंश्योरेंस करते हैं। इसको 1 लाख करोड़ के लोन के अगेंस्ट 1500 करोड़ हम इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं हमारे ट्रस्ट में, फाइनेंशियल ट्रस्ट में, वो बॉडी है एक, और वहाँ पैसा भर के फिर वो उतनी गारंटी लेते हैं लोन की, 25% ही बैंकों की होती है। तो मुझे लगता है कि आप एक बार इसको करिए, और एक बात ज़रूर रखिए कि कर्जा लेने वाला वापस करने की भी नीयत चाहिए। ये जो पैसा लेके दबा दे वाली बात अच्छी नहीं है। थोड़ी ईमानदारी, ऑनेस्टी एंड क्रेडिबिलिटी इज़ द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। और एक बार सबको एमएसएमई करके रजिस्टर कर लीजिए तो आपको अलग अलग प्रकार के बेनिफिट उस स्कीम के अंतर्गत मिलेंगे। तो आप पार्लेवार जी के साथ बैठिए। और अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जैसे आपकी साधना कोऑपरेटिव बैंक, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक, शिक्षक सहकारी बैंक, अलग अलग बैंक भी आप दे सकती है लोन, एमएसएमई की योजना को ले सकती है। परमिशन मैंने दी है, तो आप देखिए और पार्लेवार जी के पास अप्लाई करिए, फिर कहीं अड़चन आएगी तो मुझे मिलिए। नमस्कार। दूसरा सवाल मेरा ये है नितिन जी कि ये जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, इसका कुछ एजुकेशन के बारे में कुछ किया जाए नितिन जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर बहुत बड़े सरकार में काम चल रहा है। पर ये साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं इसको कैसे डिटेक्ट करना, इसमें अगर आप में से कोई एक्सपर्ट हो जो पुलिस को मदद कर सकते हैं तो ज़रूर ऐसा कोई होगा तो मुझे बताइए। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इनको कहूँगा कि इसे ऐसे इंडिपेंडेंट एजेंसी की आप मदद लीजिए सब करने के लिए, इनको ढूंढने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। अभी जरीपटका में भी मालूम है ना आपको, इनकम टैक्स से वाउचर का वो एक केस हुई और उसने बेचारे गरीब गरीब लोगों को फंसा दिया। तो मैं अभी मदद कर रहा हूँ उनको, पर बेचारे अड़चन में आ गए। तो ये बिल्कुल आपने देखना चाहिए कि इसमें कैसे हो सकता है। सर एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं। क्षिति जी का सवाल है। क्षिति जी। नमस्कार सर। Sir, there is one question for the MSMEs related to MSMEs only. So there is a payment obligation period if any MSME supplies to any company. Currently, it's a 30-day credits credit. So check whether this can be reduced in 15 days. Can it possible? देखिए ये संभव नहीं है। वैसे अभी हमने एक निर्णय किया है कि भारत सरकार और भारत सरकार के जो अंडरटेकिंग है वो 45 दिन के अंदर जो पूरे पेंडेंसी है उसको क्लियर कर दे। फिर मैंने स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री को भी कहा कि आपके स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग इसको आप तुरंत 45 दिन में क्लियर करिए, ऐसा उनको अनुरोध किया है। और तीसरी बात, मैं मेजर इंडस्ट्री से जो इंटरेक्शन करता हूँ, सब बड़े बड़े उद्योगपति, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आपके पास जो भी छोटे लोगों का पेमेंट है वो तुरंत रिलीज़ करिए, 45 दिन के अंदर ख़त्म करिए। इसमें एक समाधान पोर्टल था, उसमें हमने 36,000 करोड़ के ड्यूज़ का प्रॉब्लम छोड़ा है, सुलझाया है। पर इसके बारे में कोई कानून बनाकर ऐसा रिस्ट्रिक्शन लाना, अब सभी लोग अड़चन में हैं। तो ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके लिए कोई ऐसा नया कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए कि बैंक में उनके अनुमति से उसके क्रेडिट पर हम लोन पैसा खड़ा करके दे और बैच सहित वो बाद में वो वापस करें जिसके पास से हमने जिसको माल सप्लाई किया है। तो ऐसा कोई एक कोशिश कर रहे हैं, पर ये बहुत गंभीर समस्या है। और आपको धीरे धीरे अभी कॉन्ट्रैक्टर के पेटी कॉन्ट्रैक्टर वालों को पैसे देते रहे। एनसीएलटी में कोई डूब जाता है तो छोटे लोगों को डुबा देता है, कोई पैसे नहीं देता। तो हम लोग उसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये प्रॉब्लम बहुत जटिल है, डिफ़िकल्ट है। अभी तक इसमें समाधान निकालने में हमें उतना यश नहीं मिला है, पर मेरे एजेंडा पर है और देख रहा हूँ इसमें कैसे हो सकता है।
सर ये सेम क्वेश्चन अंकित कुलकर्णी जी का भी था। अंकित जी शायद आपका समाधान हो चुका होगा। ये सर एक बात थी कि एमएसएमईज में ईएमडीज और टेंडर फीस जो है ना, स्टार्टअप्स में सबसे बड़ा दिक्कत हमें यही जाती है कि पहले ही पैसा खड़ा करने का अलग टेंशन रहता है और साथ साथ में ईएमडी और टेंडर फीस शुरुआती के दिनों में स्टार्टअप्स को भरना मुश्किल हो जाता है। अपनी एमएसएमई की वेबसाइट में इसके बारे में कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं, लेकिन कंपनीज नहीं मानती है, रिलैक्सेशन देती नहीं है जो एमएसएमईज उसके लिए मुझे एक बार ध्यान में ला कर दीजिए कौन सरकारी कंपनियां नहीं मानती और उसमें बताइए, और एक बार दिल्ली आएंगे तो मैं उसमें और कुछ सुधार करने के सुझाव दीजिए। मैं भी इसका ज़्यादा मुझे अध्ययन नहीं हुआ है, पर मैं इसको कैसे कम करना, रिलैक्स करना, वी विल थिंक ऑन इट। धन्यवाद नितिन जी, आपने बहुत कम समय पर हम सबको सुना और हम सबकी जो प्रश्न है वो उसका समाधान आपने किया। इसके बाद भी मुझे पता है कि आप 2 वर्षों से कंटिन्यूअसली हमारे हर चीज़ में आप हमारे साथ में हैं और आपकी प्रेरणा से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 8 साल पहले बीजेपी आईटी सेल में शहर अध्यक्ष बना था, वो भी आपकी प्रेरणा से ही बना था। पॉलिटिक्स में भी आपकी प्रेरणा से आया था और इस इनोवेशन का जो ये सपना मैं आगे लेके जा रहा हूँ, वो भी आपकी प्रेरणा से ही कर रहा हूँ सर। आपका आशीर्वाद हम सब पे ऐसे ही बना रहे और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिक्कत आती है तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।